नमस्कार दोस्तों, मैं परमवीर जगत और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट चैनल। दोस्तों, इट इज़ नवंबर 5th 2024 एंड इट इज़ द इलेक्शन डे इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों, आज बात करेंगे कि यूएसए में इलेक्शंस कंडक्ट कैसे कराई जाती है। आपको बता दें कि ज़रूरी नहीं है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट पड़ी, पॉपुलर वोट जिसको सबसे ज़्यादा पड़ी, कि वो ही अगले राष्ट्रपति होंगे। ऐसा यूएसए के इतिहास में 5 बार हो चुका है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट पड़ी वो प्रेसिडेंट नहीं बने, और 21st सेंचुरी में 2 बार हो चुका है। एक ईयर 2000 में जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति बनते हैं अल गोर को हराकर। जॉर्ज डब्ल्यू बुश को तकरीबन 5 लाख वोट कम पड़ी थी अल गोर से, पर फिर भी वो राष्ट्रपति बने। और 2016 में जब ट्रंप को कम पॉपुलर वोट पड़ी थी हिलरी क्लिंटन से, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के राष्ट्रपति बने। ट्रंप को तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग अप्रॉक्सीमेटली 30 मिलियन वोट्स हिलरी क्लिंटन से कम पड़ी थी, बट फिर भी वो जीत गए। ऐसा क्यों? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द सिस्टम, कि कैसे अमेरिका में इलेक्शंस होती है यूएस प्रेसिडेंट की। दोस्तों, यूएसए में जैसे भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा, लोकसभा की इलेक्शंस जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, ऐसा यूएसए में नहीं है। यूएसए में हाँ एक फेडरल इलेक्शन कमीशन है, बट वो राष्ट्रपति की इलेक्शन नहीं कराता। फेडरल इलेक्शन कमीशन का काम है सिर्फ फाइनेंसिस को देखना, जो अपना फाइनेंसिस से रिलेटेड लॉज है वो फॉलो किए जा रहे हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में या नहीं, सिर्फ उस चीज़ को देखना। बट वो स्टेट्स की या प्रेसिडेंट की इलेक्शन नहीं कराता। यूएसए में बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, जिसमें हर स्टेट के अपने ही लॉज है, हर स्टेट का अपना ही तरीका है इलेक्शन करवाने का। चाहे प्रेसिडेंट की इलेक्शन हो, चाहे स्टेट्स की इलेक्शन हो, चाहे लोकल इलेक्शन हो, स्टेट द्वारा ही कराई जाती है। यूएसए की टोटल 50 स्टेट्स है, हर स्टेट का अपना ही सिस्टम है इलेक्शन करवाने का। स्टेट लॉज ही के अकॉर्डिंग ही इलेक्शन कराई जाती है। सो बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है अमेरिका में। हर स्टेट में इवन वोट कैसी डाली जाएगी, कई जगह हैंड मार्क पेपर बैलेट्स हैं जो मोस्टली फॉलो किए जाते हैं। कई जगह पेपर बैलेट्स है यूजिंग BMDs, बैलेट मार्किंग डिवाइसेज। एक कंप्यूटर स्क्रीन होती है, उस पर मार्क कर दो, एक फिर पर्ची निकलेगी, उसको काउंट किया जाएगा। फिर कई जगह डायरेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, DRE जैसे हमारे EVMs है। सो हर स्टेट का अपना अपना ही सिस्टम है, पर आज की तारीख में ज़्यादातर हैंड मार्क्ड पेपर बैलेट्स पर वोटिंग डाली जाती है। असल में एक थोड़ा सा किस्सा सुना देता हूँ। जब ईयर 2000 में इलेक्शन हो रही थी ना, पाम बीच काउंटी है एक फ्लोरिडा में, बहुत ही टफ फाइट थी उसमें। चलो बाद में बताता हूँ इसके बारे में, पाम बीच काउंटी के बारे में। इलेक्शन अमेरिका में एक दिन का प्रोसेस नहीं है, महीनों पहले शुरू हो जाता है काम। प्राइमरीज होती है, प्राइमरीज में और कॉकसेस होती है। प्राइमरीज और कॉकसेस में क्या होता है कि हर पार्टी का कौन सा कैंडिडेट होगा ये चुना जाता है लोगों द्वारा। ओपन प्राइमरीज होते हैं जिसमें हर कोई आके वोट डाल सकता है कि हमें ये वाला कैंडिडेट चाहिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। फिर कॉकसेस होती है, डैट इज़ अ टाइप ऑफ मीटिंग जहाँ पर पार्टी के जो मेंबर्स है इकट्ठा होते हैं, डिस्कशंस करते हैं, डिबेट करते हैं, एक दूसरे से थोड़ा झगड़ भी लेते हैं कई बार। फिर डिसाइड करते हैं कि अगला प्रेसिडेंशियल नॉमिनी कौन होगा। महीनों पहले ये प्रोसेस शुरू हो जाता है प्राइमरीज और कॉकसेस का, जिसमें
ये डिसाइड किया जाता है कि हर किसी भी पार्टी का प्रेसिडेंशियल नॉमिनी कौन होगा। बेसिकली दो पार्टीज हैं वहाँ पर, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। ये नहीं कि इसके अलावा अभी कोई पार्टी नहीं है, कोई पार्टीज है जैसे ग्रीन पार्टी यूएसए की, लिबर्टेरियन पार्टी, बट वो इनसिग्निफिकेंट है। मेनली दो पार्टीज के बीच में ही इलेक्शन जो है लड़ी जाती है। रिपब्लिकन जिसको रेड कलर से डिनोट किया जाता है, और डेमोक्रेट जिसको ब्लू कलर से डिनोट किया जाता है। असल में वहाँ पर राष्ट्रपति को इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो इलेक्ट करता है। अब होता क्या है कि हर स्टेट को एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्टर्स दिए गए हैं बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट। कोई भी स्टेट है उसमें वो अपने में से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कितने मेंबर भेजती है, और सेनेट में तो हर स्टेट को, चाहे कोई छोटी है चाहे बहुत बड़ी है, 2 मेंबर ही आते हैं यूएस सेनेट में हर स्टेट से। उसके हिसाब से उसकी कांग्रेस में, किसी स्टेट की कांग्रेस जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट है ना, वहाँ पर पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं, जिसके 2 हाउसेज है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट। किसी भी स्टेट की कांग्रेस में कितनी रिप्रेजेंटेशन है उतने ही उसके नंबर ऑफ इलेक्टर्स होंगे। जैसे कैलिफोर्निया के पास सबसे ज़्यादा इलेक्टर्स है 54, 55, और ऐसी कुछ स्टेट्स है जैसे अलास्का, व्योमिंग, जिसके पास सिर्फ 3 ही इलेक्टर्स हैं। सो बेसिकली जैसे इस साल अब नवंबर 5 को इलेक्शंस होनी है। हर साल नवंबर 5 को नहीं होती, इलेक्शंस होती है नवंबर के महीने में, फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे। पहले नवंबर के महीने में जो फर्स्ट मंडे होगा उसके बाद वाला जो फर्स्ट ट्यूसडे होगा उस दिन अमेरिका में इलेक्शन रखी जाती है। जैसे इस साल वो डे फॉल कर रहा है 5 नवंबर को। सो होता क्या है, वोटर्स जो है, एक और चीज़ बता दूं कि ऐसे ही आपको पता लग गया कि इलेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। सो दोनों पार्टीज हर स्टेट में एक स्लेट ऑफ इलेक्टर्स जो है वो अपना जारी करती है कि हाँ, कैलिफोर्निया में ये 54 इलेक्टर्स है रिपब्लिकन पार्टी के, ये 54 इलेक्टर्स हैं डेमोक्रेट पार्टी के। सो वोटर्स क्या करते हैं, जैसे 5 नवंबर को क्या करेंगे, एक पार्टी को वोट डालेंगे, या रिपब्लिकन या डेमोक्रेट, जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ वोट आ गए। समझो फॉर एग्जाम्पल किसी के पास मेजॉरिटी ऑफ वोट्स आ गए, चाहे डेमोक्रेट के पास मेजॉरिटी ऑफ वोट्स आ गए, तो 54 इलेक्टर्स जो है वो डेमोक्रेट के कैंडिडेट के लिए वोट डालेंगे बाद में दिसंबर के महीने में। अगर रिपब्लिकन के पास रिपब्लिकन के पास मेजॉरिटी ऑफ वोट्स आ गए उस स्टेट में, तो वो 54 इलेक्टर्स जो है वो रिपब्लिकन कैंडिडेट के लिए वोट डालेंगे दिसंबर के महीने में। सो इसमें है विनर टेक्स ऑल अप्रोच। जिस पार्टी के पास उस स्टेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स आ गए, वो उस स्टेट के जितने भी इलेक्टर हैं उस पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे बाद में, जो दिसंबर के महीने में फिर इकट्ठा होंगे, फिर वो वोट करेंगे। सो इसी कारण दोस्तों कई बार क्या होता है कि अगर वोट्स पूरे नेशनल लेवल पर वोट्स सबसे ज़्यादा भी है तब भी कैंडिडेट जो है हार जाता है, बिकॉज उसके पास इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टोरल वोट्स जो है इनफ नहीं होती। टोटल 570 इलेक्टोरल वोट्स है, 538 इलेक्टोरल वोट्स है, जिसमें से 270 प्रेसिडेंट को जीतने के लिए 270 वोट्स चाहिए। 538 इलेक्टोरल वोट्स में से 270 यूएस प्रेसिडेंट बनने के लिए चाहिए। क्या ऐसा भी होता है कई बार कि रिपब्लिकन जो इलेक्टर्स हैं वो दूसरी तरफ वोट कर जाए या अब्सटेन कर जाए? जी हाँ, ऐसा हुआ है। इवन 2016 की इलेक्शन में ही हुआ था। ट्रंप को एस्टिमेटेड वोट पड़ने थे 306 और हिलरी क्लिंटन को पड़ने थे 232, बट जब फाइनल टैली आई तो ट्रंप को पड़े 304 और हिलरी क्लिंटन को 227। हुआ क्या, 7 वोट्स कहाँ गए? वो ऐसे वोटर्स जो ऐसे इलेक्टर्स जो अब्सटेन कर जाए
या पार्टी लाइन के अकॉर्डिंग वोट ना करे। समझो इलेक्टर है वो रिपब्लिकन पार्टी से पर डेमोक्रेट को वोट डाल दे, ऐसे इलेक्टर्स को बोलते हैं फेथलेस इलेक्टर्स। उनकी वोट काउंट ही नहीं की जाती। कई स्टेट में, तकरीबन 33 स्टेट्स में वहाँ पर स्टेट लॉज है अगेंस्ट फेथलेस इलेक्टर्स। उनको पनिशमेंट दी जाती है या फाइन किया जाता है। कोई ना कोई इस चीज़ को रोकने के लिए कोई ना कोई सिस्टम है यूएसए में, हर स्टेट के, स्टेट वाइज है। सो इसी कारण वो जो फाइनल टैली आई थी 2016 में फेथलेस वोटर्स के कारण कम आई थी एस्टिमेटेड से। अगर वोट्स बराबर हो जाए, इलेक्टोरल कॉलेज ने वोट्स डाली और वोट्स बराबर हो जाए तो क्या होगा, तब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अगला प्रेसिडेंट चुनेंगे। ऐसा यूएस हिस्ट्री में एक बार हुआ है 1824 में। तब 4 कैंडिडेट्स थे, चारों ने वोट्स आपस में डिवाइड कर ली, चारों के पास बराबर वोट्स आ गई। तब 1824 में जाकर जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को चुना था। क्या सुप्रीम कोर्ट भी वहाँ की इंटरफेयर करती है? यस। ईयर 2000 में क्या हुआ, सारे यूएसए की वोट्स काउंट होगी। हाँ, एक और बात बता दूँ कि ऐसा कोई वहाँ पर पर्टिकुलर डे भी नहीं होता कि इसी दिन वोट्स काउंट की जाएगी। हर स्टेट का अपना अपना सिस्टम है, टाइम टाइम पर जिसको अपने हिसाब से वोट्स की काउंटिंग वहाँ पर की जाती है। ईयर 2000 की बात मैं करने जा रहा था। ईयर 2000 में क्या हुआ, बुश पीछे थे और बुश के ऑपोजिट लड़ रहे थे अल गोर आ गए थे। फ्लोरिडा की काउंटिंग रहती थी बस, फ्लोरिडा के पास 25 इलेक्टर्स थे। सो एक वहाँ पर पाम बीच काउंटी है, वहाँ पर रीकाउंट कराया गया और 2-3 काउंटीज़ में और रीकाउंट कराया गया बिकॉज गैप बहुत कम था। रीकाउंट करवाया जाता है जहाँ पर गैप बहुत कम होना, तकरीबन 500 के करीब। पहले 900 था, फिर बाद में 500 का गैप रह गया था फ्लोरिडा में। पाम बीच काउंटी में जब रीकाउंट हुआ तब बुश 537 वोट से आगे निकले, सिर्फ 537 वोट्स। प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर सिर्फ 537 वोट्स पर। असल में वहाँ पर पेपर बैलेट ऐसे था, जैसे बटरफ्लाई बैलेट उसको बोलते हैं, जिसमें लोग काफ़ी कंफ्यूज हो गए। उनको लगा उन्होंने अल गोर को वोट डाली है, बट या तो उनकी वोट बुश को पड़ गई या इनवैलिडेट हो गई। सो जिसके कारण क्या हुआ, टोटल 537 वोट्स से लीड की बुश ने और फ्लोरिडा की 25 इलेक्टर्स की वोट्स जो है वो बुश को पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर इज़ नो रिकाउंट, देयर विल बी नो रिकाउंट, दोबारा रिकाउंट हम बस करो, और बुश को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। सो तब 2000 की ये बात है, पाम बीच काउंटी की बटरफ्लाई बैलेट पेपर इन लोगों को समझ लगा। सो दोस्तों, इस तरह यूएसए में इलेक्शन कराई जाती है। फिर हर स्टेट में वोट पड़गी, वोटें काउंट होगी। जिस स्टेट में जिस पार्टी को वोट पड़ी वो इलेक्टर्स जाएंगे। वो इलेक्टर्स क्या करेंगे, दिसंबर के महीने फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर सेकंड वेडनेसडे, दिसंबर के महीने में फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर सेकंड वेडनेसडे ऑफ दिसंबर इकट्ठा हो गए और फिर प्रेसिडेंट की इलेक्शन को, प्रेसिडेंट को वोट डालोगे। दैट इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी। कुछ स्टेट में से काउंटिंग हो पहले ही पता लग जाता है कि हाँ इस स्टेट में ये स्टेट में रिपब्लिकन्स की इतने इलेक्टर्स रिपब्लिकन के सेलेक्ट हुए। ये समझो कैलिफोर्निया 54, एग्जांपल दे रहा हूँ बस, 54 इलेक्टर्स अपना रिपब्लिकन, एरिजोना 19 इलेक्टर्स डेमोक्रेट। ऐसे टोटल इलेक्टर्स काउंट हुए थे, पता पहले लग जाता है। बट एक फॉर्मेलिटी करती होती है दिसंबर के महीने, वो फिर बैलेट डालते हैं प्रेसिडेंट के लिए। बीच में ऐसे आपको बताया फेथलेस इलेक्टर्स भी होते हैं। तो दोस्तों फिर 20 जनवरी को, ये उनके संविधान में ही है, 20 जनवरी को ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, और 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति अमेरिका के अपने ऑफिस में आ जाते हैं। इस इलेक्शन में दोस्तों एक स्विंग स्टेट्स भी होती हैं। स्विंग स्टेट ट्रेडिशनली क्या हो रहा है, कुछ स्टेट्स ब्लू स्टेट्स होंगी
ब्लू स्टेट्स मतलब जिसमें हमेशा काफ़ी टाइम से जनरल ट्रेंड रहा वहाँ पर कि डेमोक्रेट इलेक्टर्स ही आते हैं वहाँ से। कुछ स्टेट्स रेड स्टेट्स होती हैं, उन स्टेट्स से रिपब्लिकन इलेक्टर्स ही मोस्टली आते हैं। कुछ स्टेट्स ऐसे रही हैं जो शिफ्ट करती रही हैं, कभी रिपब्लिकन कभी डेमोक्रेट। जैसे जॉर्जिया ने हमेशा रिपब्लिकन कैंडिडेट के लिए वोट डाला 1992 से 2016 तक, बट 2020 में उन्होंने जो बाइडेन को वोट डाला था जो डेमोक्रेट है। सो ट्रेडिशनली ऐसी स्टेट्स जिनका कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है कि डेमोक्रेट है या रिपब्लिकन है, स्विंग करती रहती, शिफ्ट करती रहती, उन स्टेट्स को बोला जाता है स्विंग स्टेट्स। इस साल ऐसी 7 स्टेट्स हैं। कौन कौन सी? पेंसिल्वेनिया, एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना और विस्कॉन्सिन। ये इन स्टेट्स 7 स्टेट्स में तकरीबन 93 इलेक्टर्स हैं। सो दीज आर 7 स्टेट्स इन दिस इलेक्शन आर कंसिडर्ड एज स्विंग स्टेट्स। और यहाँ पर कैंडिडेट्स भी ज़्यादा जोर लगाते हैं क्योंकि ट्रेडिशनली कुछ स्टेट्स का तो क्लियर है, वो तो या डेमोक्रेट है या रिपब्लिकन है, बट जैसे आपको ये 7 स्टेट्स बताई, ये कहीं भी फ्लिप हो सकते हैं, चाहे ये डेमोक्रेट की तरफ भी जा सकते हैं और दूसरी तरफ अपना रिपब्लिकन्स की तरफ भी जा सकते हैं। सो इन स्टेट्स पर नॉर्मली हम देखते हैं ज़्यादा खर्चा किया जाता है, ज़्यादा कैंपेनिंग की जाती है इन स्टेट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। सो ये की स्टेट्स है जो इलेक्शन रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर सकती है। वो रिपब्लिकन की तरफ भी जा सकती है स्विंग स्टेट्स और डेमोक्रेट की तरफ भी जा सकती है स्विंग स्टेट्स। दोस्तों आशा रखता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है, क्या ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बनते हैं या कमला हैरिस अमेरिका के यूएसए के इतिहास में पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनती है। धन्यवाद।